असल में एक्वेरियस युग की बात आंतरिक शक्ति और तकनीक के बारे में है। मानव आत्मा के भीतर छिपी बहुआयामी क्षमता। इस युग में हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने, दूसरों के मन की भावना समझने, अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने और अपनी असली आत्मा की पहचान दोबारा पाने की कोशिश करते हैं। यह विकास ऊर्जा और आवृत्ति की एकजुटता से होता है, कोड से नहीं। लेकिन एलिट्स वर्ग जानते थे कि यह युग आने वाला है, और इसके खिलाफ लड़ने की बजाय उन्होंने एक और भी चालाक काम किया। उन्होंने इसे नकली बना दिया। उन्होंने एक ऐसा एक्वेरियस भविष्य बनाया जो देखने में तो बहुत आधुनिक, सुविधाजनक, आकर्षक और पूरी तरह नकली है। स्मार्ट सिटी, एआई मनोवैज्ञानिक, दिमाग में लगाए गए उपकरण, कंप्यूटर आधारित भगवान, ब्लॉकचेन पहचान और इंसान मशीन के मेल से मिलने वाली मुक्ति। ये आजादी के लक्षण नहीं है, ये सोने की रंगी जंजीरें हैं। हमें एक ऐसे भविष्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है जो बहुत उन्नत और आदर्श लगता है, लेकिन असल में ये एक डिजिटल आत्मा की जेल है। अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के बजाय हमें दिमागी उन्नतियां दी जा रही है। सहज ज्ञान के विकास की जगह हमें पूर्वानुमान लगाने वाले कंप्यूटर डेटा पर निर्भर किया जा रहा है। सच्चे मानवीय संबंध की बजाय हमें ऐसे सोशल नेटवर्क में बांधा जा रहा है जो हमें लत और टूटन की ओर ले जाते हैं। एक्वेरियस युग को चेतना में छलांग की जगह मशीनों के साथ विलय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विकास नहीं, बल्कि उल्टा मोड़ है। वर्तमान में ऐसे एआई आधारित चैटबॉट का बढ़ता हुआ चलन है जो दिव्य शक्तियों से जुड़े होने का दावा करते हैं। वर्चुअल रियलिटी मेडिटेशन चैम्बर्स और ऐसे ऐप्स जो आपकी ऑरा को पढ़ते हैं या डेटा के आधार पर दैनिक सकारात्मक अफर्मेशन बनाते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि ये सब आत्म सुधार और आत्म खोज के लिए है, लेकिन उसकी गहराई में एक खतरनाक बदलाव छुपा है। हमें अपनी आंतरिक समझ को बाहर के एल्गोरिदम पर छोड़ दिया जा रहा है। एक्वेरियस हमें सिखाता है कि अपनी आत्मा की अचानक आने वाली जानकारी पर भरोसा करें। नकली संस्करण हमें एक प्रोग्राम से सलाह लेने को कहता है। एक रास्ता हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और दूसरा दिखावा करते हुए निर्भरता की ओर। यहां तक कि तकनीक की भाषा भी आध्यात्मिक हो गई है। क्लाउड चेतना, डिजिटल अमरता, न्यूरल जागृति। तकनीकी और आध्यात्मिक शब्दों का यह मेल कोई संयोग नहीं है। ये एक मानसिक रणनीति है जो जैविक विकास और कृत्रिम नकल के बीच की सीमा को धुंधला करने के लिए बनाया गया है। लक्ष्य है ऊपर उठने का दिखावा करना, एक ऐसा ज्ञान बेचना जिसमें सेल्फ पर कार्य, आत्मा की याद या आंतरिक जागृति की जरूरत ना हो, बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह। यह केवल दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि जैविक भी है। मानव शरीर धीरे धीरे डिजिटल तरंगों से बदल रहा है। लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF का सामना करना, नीली रोशनी से प्रभावित रहना, सोशल ऐप्स के जरिए सूक्ष्म मात्रा में प्रभाव, ये सब हमारी प्राकृतिक ऊर्जा को कम करते हैं और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संवेदनशीलता को सुन्न कर देते हैं। और क्योंकि तंत्रिका तंत्र एक्वेरियस का क्षेत्र है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सीधे हमारे एक्वेरियस इंटरफेस पर हमला है। अगर एक्वेरियस युग जागरूक तंत्रिका तंत्र का युग है, तो एलिट्स की रणनीति उस इंटरफेस को बाहरी सर्किट से ओवरराइड करना है। ये बात कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से ट्रांसह्यूमनिस्ट आंदोलन में दिखती है, जो ये प्रस्ताव करता है कि हम मशीनों के साथ जुड़कर मानव अनुभव को अपग्रेड करें। लेकिन इस समीकरण से जो छूट जाता है वह आत्मा है। ट्रांसह्यूमनिस्ट एक्वेरियस वह है जिसमें दिल नहीं है, बुद्धि बिना ज्ञान के है, पहुंच है लेकिन पूरी अनुभूति नहीं है। यह भगवान जैसे शक्तियां देने का वादा करता है, लेकिन आध्यात्मिक अलगाव ही लाता है। सच्चा एक्वेरियस मार्ग ये नहीं कहता कि आपको मानव रूप से ऊपर उठना है, बल्कि इसे पवित्र बनाना है। ये समझना कि आपका शरीर अपने प्राकृतिक रूप में पहले से ही एक क्वांटम उपकरण है जो ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से जुड़ता है और किसी भी चिप या इम्प्लांट से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मेटावर्स एक आभासी दुनिया है जो वास्तविकता की नकल करती है, जबकि आपकी जानकारी समय और चेतना को संग्रहित करती है। इसे मानव अनुभव के अगले चरण के रूप में बेचा जा रहा है। लेकिन सच क्या है?
हमें यह सिखाया जा रहा है कि अविनाशी होना प्रहती है, सिमुलेशन को आध्यात्मिकता समझना और पृथ्वी को एक कल्पना की दुनिया से छोड़ देना। और जब हम इन भ्रांतियों में और गहरे खो जाते हैं तो सच्चा एक्वेरियस प्रवाह, जो पृथ्वी के चुंबकीय ग्रिड, सौर कोड्स और डीएनए सक्रियण से जुड़ा हुआ है, हमारे सामने से गुजर जाता है। तो हम तकनीक के जाल से एक्वेरियस आदर्श को कैसे वापस लाएं? हम ऊर्जा को सुविधा से अलग करते हैं। हम डिजिटल आराम को अस्वीकार करते हैं जब वो हमारी आत्मा की कीमत पर होता है। हम पिक्सेल वाली दिखावट से बेहतर एनालॉग उपस्थिति चुनते हैं। हम ऐसे उपकरण बनाते हैं जो स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, दबाते नहीं। हम तकनीक का उपयोग चेतना के विस्तार के रूप में करते हैं, कभी इसके स्थानापन्न के रूप में नहीं। क्योंकि सच्चे एक्वेरियस युग में हम प्लग इन करके उठते नहीं हैं, हम ट्यून इन करके उठते हैं। और कोई भी एल्गोरिदम, सिंथेटिक इंटेलिजेंस या वर्चुअल यूटोपी कभी उसकी जगह नहीं ले पाएगा, जो तब जागृत होता है जब मानव आत्मा अपनी खुद की बिजली को याद करती है। अगर पाइसेज युग भावना आत्मा का था, भक्ति की लहरें, अंधविश्वास, शहीदाना और आध्यात्मिक तलब, तो एक्वेरियस युग तंत्रिका तंत्र का है। और यह सिर्फ एक जैविक अर्थ में ही नहीं है। एक्वेरियस मानव शरीर की आत्मीय सर्किटरी का शासन करता है। इसके विद्युत मार्ग, इसकी सूक्ष्म तरंगों का क्षेत्र, इसकी उच्च बुद्धिमत्ता से जुड़ने की क्षमता, वह भी स्पंदन के माध्यम से, विश्वास नहीं। इसे समझना यह जानना है कि एक्वेरियस केवल एक युग, आदर्श या दर्शन नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ऊर्जा परिवर्तन है और शरीर ही वह एंटेना है। तंत्रिका तंत्र, जो ज्योतिष के हिसाब से एक्वेरियस द्वारा शासित होता है, एक ट्रांसीवर की तरह काम करता है। ये पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करता है, उसे संसाधित करता है और फिर संकेत वापस भेजता है। पाइसेज युग की अवधारणा में तंत्रिका तंत्र को आध्यात्मिक परंपराओं में काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था। भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया, हृदय को रोमांटिक रूप में देखा गया और आत्मा को आदर्श बनाया गया। लेकिन विद्युत शरीर, जो ऊर्जा के जाल के रूप में हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और सहज ज्ञान को नियंत्रित करता है, उस पर या तो ध्यान नहीं दिया गया या उसे विकृत समझा गया। लेकिन एक्वेरियस युग में यह विद्युत शरीर मानव और दिव्य के बीच की पुल बन जाता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चेतना का जागरण केवल मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है। जैसे जैसे पृथ्वी की अपनी ऊर्जा बदलती है और सौर गतिविधि बढ़ती है, हमें उच्चतर स्पंदनों का सामना करना पड़ता है जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कई लोग इसे चिंता, अत्यधिक उत्तेजना, अनिद्रा, चक्कर या आवाज और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के रूप में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये लक्षण हमेशा रोग संबंधी नहीं होते। अक्सर ये संकेत होते हैं कि तंत्रिका तंत्र पुनः समायोजित हो रहा है और अधिक सूक्ष्म, बहुआयामी इनपुट को संभालने के लिए उन्नत हो रहा है। एक्वेरियस वह लाता है जिसे यूरेनस नियंत्रित करता है, बिजली, झटका, अचानक खुलासे। और यह केवल समाजों में ही नहीं बल्कि शरीरों में भी होता है। तंत्रिका तंत्र वह स्थान है जहां ये झटके प्राप्त होते हैं। अगर तैयार ना हो तो यह प्रणाली शॉर्ट सर्किट कर सकती है। अगर मजबूत और नियंत्रित हो तो यह प्रतिभा, सहज ज्ञान और टेलीपैथिक सामंजस्य के लिए चैनल बन जाती है। इसीलिए एक्वेरियस जागरण में सजीव अनुभव की प्रथाएं आवश्यक है, न कि भागना या अमूर्तता, बल्कि भौतिक संरचना में ऊर्जा को समाहित करना। श्वास क्रिया, ठंडा चिकित्सा, शारीरिक कंपन, ध्वनि स्नान, सूर्य की ओर देखने की प्रथा और सही खनिज पोषण कोई फैशन नहीं है। ये प्राचीन तकनीकें हैं जो एक्वेरियस शरीर को मजबूत बनाती है। ये एलिट्स को पता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र उनका मुख्य लक्ष्य बन गया है। लगातार इमफ, 5G विकिरण, डर फैलाने वाले मीडिया और डिजिटल अत्यधिक उत्तेजना के संपर्क में हम ऐसे विरोधाभासी संकेतों का सामना कर रहे हैं। इतना नहीं कि हमारी जान ले ले, लेकिन इतना है कि शरीर की आंतरिक दिशा भ्रमित हो जाए। उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक एक्वेरियस प्रवाह के साथ जुड़ने से रोकना है,
ताकि तंत्रिका तंत्र इतनी अव्यवस्थित हो जाए कि वह सद्भावना बनाए नहीं रख सके। एक बिखरा हुआ क्षेत्र सच्चाई को नहीं रख सकता। तनावग्रस्त तंत्रिका तंत्र सहज ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आध्यात्मिक जागरूकता शुरुआत से ही बाधित हो जाती है, न कि सेंसरशिप से बल्कि ऊर्जा विकृति के कारण। और स्पष्ट हो जाए, आपका तंत्रिका तंत्र आपका आध्यात्मिक इंटरफेस है। यह केवल एक शारीरिक संरचना नहीं है, यह वह द्वार है जिससे ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता आपके अनुभव में प्रवेश करती है। वे अकस्मात विचार, सिंक्रनसिटीज, आंतरिक विशंस और अचानक गट इंस्टिंक्ट्स, यह आपकी कल्पना नहीं है। यह यूरेंसियन बुद्धिमत्ता है जो आपके सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है और इसे आपका तंत्रिका तंत्र प्रक्रिया करता है। एक्वेरियस प्रवचनों या ग्रंथों में नहीं बोलता। ये चमक, सपनों, विद्युत अनुभवों और पैटर्न पहचान के माध्यम से बोलता है। ये विब्रेशंस के जरिए झलकता है। इसी कारण एक्वेरियस को अक्सर ठंडा, अलग-थलग या अधिक बौद्धिक समझा जाता है। सच्चाई ये है कि एक्वेरियस अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन उसकी ये संवेदनशीलता अक्सर दूरी समझी जाती है। एक्वेरियस आत्माएं अपने तंत्रिका तंत्र की रक्षा करती हैं, क्योंकि वे निरंतर सामूहिक क्षेत्र से इनपुट प्राप्त कर रही होती है। वे भावनात्मक रूप से तटस्थ लग सकती है, लेकिन अंदर वे अनदेखी जानकारी के सैलाब को संभाल रही होती है। ये अलगाव नहीं है, ये विवेक है। एक्वेरियस व्यक्ति सिग्नल को शोर से अलग करना सीख रहा है। ये उदासीनता से नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए है। जब हम इसे समझते हैं, तो हम पाते हैं कि एक्वेरियस क्रांति केवल बाहरी नहीं है, ये तंत्रिका तंत्र में है। ये मस्तिष्क की वायरिंग को बदलने में है ताकि प्राकृतिक सोच से परे जाया जा सके। ये वगस नर्व की मरम्मत में है ताकि हृदय और मस्तिष्क की संगति को पुनः किया जा सके। ये स्थिरता का विकास करने में है ताकि धारणा की क्षमता बढ़े। हर ध्यान, हर सांस, हर चुप्पी आवृत्ति के रचनात्मकताओं का समंजन बन जाती है, न कि अमूर्त आध्यात्मिक संदर्भ में, बल्कि आपके विद्युत शरीर के मापनीय क्षेत्र में। और यही एक शांत रहस्य है। आप बाहर से अपग्रेड हो रहे हैं, नहीं, आप स्वयं को अपग्रेड कर रहे हैं, यदि आप इसकी अनुमति देते हैं। तंत्रिका तंत्र एक जीवंत इंटरफेस है और यह आपके चुनावों के साथ वास्तविक समय में विकसित होता है। जब आप विरोधी चीजें हटाते हैं, जंक फूड, स्क्रीन की लत, विषैले रिश्ते, तो आप एक्वेरियस सामंजस्य के लिए जगह बनाते हैं। जब आप अपने क्षेत्र को सूर्य की रोशनी, शुद्ध जल, पवित्र ज्यामिति और सचेत विश्राम से पोषित करते हैं, तो आपका शरीर ऊंची ऊर्जा पर वाइब्रेट होने लगता है। और जब ऐसा होता है, तो आप नए निर्देश प्राप्त करने लगते हैं, समाज से नहीं, बल्कि आत्मा से। इस तरह असली एक्वेरियस समय रेखा जन्म लेती है, न तो प्रयोगशालाओं में, बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र में। राजनीतिक क्रांतियों के माध्यम से नहीं, बल्कि आंतरिक विद्युत संप्रभुता के माध्यम से। यह तब शुरू होता है जब आपका शरीर स्थिर रेजोनेंस का क्षेत्र बन जाता है, एक शांतिपूर्ण दुनिया में। जब आप उत्तेजना के बजाय शांति चुनते हैं, प्रतिक्रिया के बजाय श्वास लेते हैं, कहानी के बजाय वाइब्रेशन चुनते हैं, आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक वाइब्रेशन रखने वाले हैं। और तंत्रिका तंत्र आपकी चाबी है। इसकी देखभाल करें, इसे मजबूत बनाएं, इसका सम्मान करें, क्योंकि एक्वेरियस युग में आपका तंत्रिका तंत्र केवल आपके जीवित रहने का तरीका नहीं है, यह आपका उठान का माध्यम भी है। एक्वेरियस की सच्ची गहराई को समझने के लिए हमें भविष्य की तरफ नहीं, बल्कि अतीत की ओर देखना चाहिए। एक सभ्यता की, जिसने कभी बहुत उच्च स्तर पर एक्वेरियन सिद्धांतों को अपनाया था, लेकिन वह तब ध्वस्त हो गई, अटलांटिस। जबकि आधुनिक विद्वान अटलांटिस को केवल एक मिथक मानते हैं। रहस्यमय परंपराएं और प्राचीन गुप्त विद्यालय एक और कहानी कहते हैं, एक ऐसी कहानी जहां अटलांटिस न केवल वास्तविक था, बल्कि मानव जागरण के एक पूर्व युग का प्रतीक था। एक सभ्यता जहां आंतरिक तकनीक, ऊर्जा का नियंत्रण और आध्यात्मिक विज्ञान फलता फूलता था, जब तक कि वही एक्वेरियस ऊर्जा जिसने उसे ऊंचा उठाया था, वह भ्रष्ट, उल्टा
और अंततः नष्ट न कर दिया गया। एक्वेरियस उन्नत सोच, तकनीकी नवाचार और सामूहिक चेतना का शासन करता है, और अटलांटिस प्लेटो से लेकर एडगर केसी और हर्मेटिक विरासत तक अनगिनत आध्यात्मिक स्रोतों के अनुसार उन्हीं गुणों का भौतिक रूप था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो ऊर्जा की सामंजस्यता, क्रिस्टल संचार, आत्मीय अभियंत्रण और सामूहिक रेजोनेंस पर आधारित थी। अटलांटिस लोग जंगली नहीं थे, वे ऊर्जा के वास्तुकार थे, तंत्रिका तंत्र, ज्यामिति और आत्मा और पदार्थ के बीच के इंटरफेस के माहिर थे। अटलांटिस के प्रारंभिक चरणों में यह ब्रह्मांडीय नियम के साथ सामंजस्य में व्यक्त होता था। सभ्यता सामंजस्यपूर्ण संतुलित थी। ऐसे मंदिर बनाए गए थे जो पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को बढ़ाते थे, पुरोहित चेतना के संक्रमण में प्रशिक्षित थे, और सामाजिक प्रणालियां ऊर्जा की पारदर्शिता पर आधारित थी। जब हर कोई सच को महसूस कर सकता था, तो कोई हेरफेर करने की जरूरत नहीं थी। यही आदर्श एक्वेरियस समाज है, विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और व्यक्तिगत संप्रभुता से संचालित। लेकिन यहां सावधानी की कहानी है। जैसे जैसे अटलांटिस लोग विकसित हुए, उनकी तकनीक तक पहुंच उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता से आगे बढ़ गई। उन्होंने मौसम को नियंत्रित करने, डीएनए को बदलने और चेतना को बढ़ाने के तरीके खोजे। लेकिन कुछ समूहों ने स्रोत की सेवा में बने रहने के बजाय अहंकार, नियंत्रण और किसी भी कीमत पर अमरता की ओर रुख किया। उन्होंने कृत्रिम जीवन बनाना शुरू किया, दूसरों के भावनात्मक क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण की और कर्म संबंधी चक्रों में हस्तक्षेप किया। संक्षेप में, उन्होंने एक्वेरियस के उपहारों को शैतानी नियंत्रण संरचनाओं, हायरार्की, नियंत्रण प्रणाली के हवाले कर दिया। क्या ये परिचित लगता है? इसीलिए अटलांटिस की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये एक आदर्श रूप है, एक चेतावनी जो हमारी सामूहिक स्मृति में संहिताबद्ध है। हम अभी उसी समय रेखा के मोड़ को दोहरा रहे हैं। क्या हम एक्वेरियस जागरण के माध्यम से उन्नति करेंगे, या तकनीकी घमंड और आध्यात्मिक असंबद्धता के कारण पतन को दोहराएंगे? समानताएं चौंकाने वाली हैं। आज हम क्रिस्टल आधारित तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीएनए एडिटिंग और ग्रह स्तर की अभियंत्रण देख रहे हैं। हम वैश्विक चेतना और सामूहिक नेटवर्क की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सच्चे एक्वेरियस सामंजस्य के प्रतीक है, या ये अटलांटिस की वापसी के लक्षण है? क्या हम प्रकाश के मंदिर बना रहे हैं, या डिजिटल बाइबल की मीनारें? जो लोग एक्वेरियस आत्मा के रूपरेखा को धारण करते हैं, वे अक्सर अटलांटिस की याद भी रखते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये आत्मा स्तर की छपाई है। कई लोग प्राचीन ज्ञान के झलक, डूबे हुए मंदिरों के सपने या एक खोए हुए संसार पर असमंजसपूर्ण दुख अनुभव करते हैं, जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना। वे पवित्र ज्यामिति, प्राचीन ध्वनि कोड, ऊर्जा उपचार और आध्यात्मिक विज्ञान की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। ये नई रुचियां नहीं हैं, ये पुराने सक्रियताएं हैं जो सामूहिक ऊर्जा बढ़ने पर उभर रही हैं। वे यहां केवल जागने नहीं आए हैं, बल्कि याद करने भी आए हैं। और अटलांटिस को याद करते हुए वे यह भी याद कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ था। इसीलिए आंतरिक विवेक बहुत जरूरी है। हर इन्वोशन विकास नहीं होता, हर उच्च ऊर्जा शुभ नहीं होती। अटलांटिस में पतन बुराई से नहीं शुरू हुआ था, ये डिस्ट्रक्शन से शुरू हुआ। आध्यात्मिक बातें शॉर्टकट से करने के बहाने बनाना, शक्ति को बाहर की ओर देना और उस चीज को बाहर सौंपना जिसे अंदर से विकसित किया जाना चाहिए था। अटलांटिस वालों पर हमला नहीं हुआ था, उन्होंने खुद को उल्टा कर लिया। और इसलिए हमारे लिए सवाल यह होता है, क्या हम भी वही करेंगे? आज के एलिट्स अटलांटिस के प्रति पागलपन रखते हैं। आप इसे एलिट्स वास्तुकला, गुप्त प्रतीकों और यहां तक कि पॉप संस्कृति में देखेंगे। लेकिन वे सामंजस्य के अटलांटिस का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वे इसके पतन को फिर से बना रहे हैं, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। वे प्रहति के नाम पर ऊर्जा, आवृत्ति और आत्मा आधारित जीव विज्ञान पर नियंत्रण चाहते हैं। वे अटलांटिस की शक्ति चाहते हैं,
बिना उसके आध्यात्मिक आधार के। लेकिन प्राकृतिक एक्वेरियस मार्ग अटलांटिस को दोहराने के बारे में नहीं है, ये उसे सुधारने के बारे में है। इसका मकसद इसकी सीखों को शामिल करना और इसके उच्चतर संभावना को सक्रिय करना है, बिना इसके साए में जाने। ये शुरुआत नहीं है लैब्स या टेक्नोलॉजी सम्मेलनों में, बल्कि आप में है, आपके तंत्रिका तंत्र में, आपके चुनाव में, आपके वाइब्रेशन में। जब आप अपनी अटलांटिस की याद से जागरूक हो जाते हैं, तो आप उसकी समस्या को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। आप उस योजना को साथ ले जाते हैं जो था और जो हो सकता है उसकी संभावना। और इस बार हमारे पास विकल्प है। हम पुनः पतन के लिए नियत नहीं है। एक्वेरियस एक अलग अंत की संभावना लाता है, ऐसा अंत जहां बुद्धिमत्ता इनोवेशन को मार्गदर्शन देती है, जहां सजीव अनुभव बिजली को संतुलित करता है, जहां समुदाय विचारधारा पर नहीं बल्कि ऊर्जा के रेजोनेंस पर निर्भर होता है। अटलांटिस एक्वेरियस चेतना में पहला बड़ा प्रयोग था। यह सफल रहा जब तक कि वह नहीं रहा, लेकिन उसकी याद हमारे अंदर जीवित है, न कि एक दर्दनाक अनुभव के रूप में, बल्कि एक संहिताबद्ध ज्ञान के रूप में जो पुनः सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। और इस बार हम यहां अटलांटिस के लिए शोक मनाने नहीं आए हैं, हम इसे सही तरीके से पुनः निर्मित करने आए हैं। अगर एक्वेरियस मानव चेतना में डाले गए दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, तो इसकी सबसे पहली इच्छा ग्रीक ज्योतिष शास्त्र के नामकरण से बहुत पहले एक और नाम से जानी जाती थी, थोथ। एक्वेरियस के बारे में बात करना बिना थोथ की विरासत का उल्लेख किए अधूरा है, क्योंकि थोथ मिस्री देवता से ज्यादा थे। वह एक्वेरियस प्रवाह का जीवित प्रतीक थे, आवृत्ति, स्मृति और बहुआयामी ज्ञान के कोड लेकर चलते थे, जो बाद में टूट गए, छिप गए और अंततः उस युग में फिर से उभरे जिसमें हम अब प्रवेश कर रहे हैं। थोथ, जिसे तेहुती, हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस या अन्य परंपराओं में इनोच भी कहा जाता है, वह दिव्य लेखा था। भाषा, गणित, खगोल विज्ञान, पवित्र ज्यामिति और आत्मा की यात्रा की संरचना लाने वाला था। वो बल से शासन नहीं करता था, वो बुद्धिमत्ता, वाइब्रेशन और सटीकता से शासन करता था। और एक्वेरियस की तरह थोथ दुनिया के बीच में खड़ा था, न तो भगवान था और न ही मनुष्य, न तो समय से बंधा था और न ही पदार्थ से अलग। वह पुल था, बिल्कुल वही जो इस युग में एक्वेरियस होना चाहिए। थोथ के सबसे प्रसिद्ध उपाधियों में से एक था देवताओं के रिकॉर्डर। यह केवल इतिहास लिखने के बारे में नहीं था, यह सत्य की आवृत्ति को चक्रों के बीच बिना बदले बनाए रखने के बारे में था। थोथ को संबंधित हर्मेटिक ग्रंथों में हमें बताया जाता है कि ज्ञान को ऐसी मुद्रा में संरक्षित किया जाना चाहिए जिसे केवल जागृत लोग ही डिकोड कर सके। यह रहस्य से एन्क्रिप्टेड नहीं, बल्कि ऊर्जा के माध्यम से। उदाहरण के लिए, इमल टैबलेट्स केवल सीधे निर्देश नहीं है, ये आवृत्तिजन्य रूपरेखा है जो उन लोगों के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने के लिए बनाई गई है जो उन्हें सचेत होकर पढ़ते हैं। ये शुद्ध एक्वेरियस है, सत्य जो रेजोनेंस में निहित है, सिद्धांत में नहीं। थोथ को आइबिस सिर वाले छड़ी लेकर चलने के लिए भी जाना जाता था, जो वाणी की स्पष्टता और सौर चेतना का प्रतीक है। आइबिस, जो अक्सर पानी के पास पाया जाता है, पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन का मास्टर माना जाता था। और एक्वेरियस क्या है अगर वह नहीं है, जो आकाश की ऊर्जा, हवा को पानी, भावना के माध्यम से सामूहिक पृथ्वी क्षेत्र में बहाता है, जो पानी पानी का वाहक लेकर चलता है। वह तत्वमय नहीं है, यह चेतना है जिसे विब्रेशंस में संहिताबद्ध किया गया है। थोथ ने इसे पहले ले जाया था, जग में नहीं बल्कि पवित्र भाषा, संख्या और प्रतीक में। अटलांटिस के अभिलेखों में थोथ केवल मिस्री नहीं थे, कहा जाता है कि वह पतन के बच गए थे। अटलांटिस के उच्च पुरोहित थे जिन्होंने उस सभ्यता की याद को खेम प्राचीन मिस्र तक ले जाकर एक नई वाइब्रेशन डाली। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपने शरीरों को सितारों के साथ कैसे संरेखित करें, ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा केंद्रों को कैसे सक्रिय करें
और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य में कैसे जीना है। ये पुराने मिथक नहीं है, ये एक्वेरियन तकनीक है, आंतरिक प्रणालियां जो व्यक्तियों को सामूहिक क्षेत्र में नोड्स के रूप में कार्य करने की अनुमति देती थी। हर एक स्पष्टता, सुसंगतता और अंतर्दृष्टि प्रसारित करता था। और आज की तरह थोथ की शिक्षाओं से एलिट्स डरते थे, इसलिए नहीं कि वे विनाशकारी अर्थ में खतरनाक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मुक्ति देने वाली थी। उनकी बुद्धिमत्ता ने हर कदम पर खुद ही अपना पादरी बनकर पदानुक्रम को तोड़ दिया। उन्होंने सिखाया कि शरीर से आगे किसी मंदिर की जरूरत नहीं, आत्मा की बुद्धि से आगे किसी पदानुक्रम की जरूरत नहीं। इससे सीधे तौर पर किसी भी प्रणाली का अंत हो गया जो गेटकीपिंग, पूजा या नियंत्रण पर आधारित हो। इस तरह थोथ न तो भविष्यवक्ता थे और न ही भक्त, वो वाइब्रेशन के वास्तुकार थे। उन्होंने लोगों को परिवर्तित नहीं किया, बल्कि उन्हें सक्रिय किया। ठीक इसी कारण उनकी शिक्षाएं टुकड़ों में बंटी, छिपाई गई और नया नाम दिया गया। हर्मेटिक ग्रंथ गुप्त समाजों द्वारा ग्रहण किए गए। इमर्ल्ड टैबलेट्स को अकादमी द्वारा संदिग्ध या चैनलिंग की बकवास माना गया और थोथ को स्वयं को पौराणिक कथाओं के क्षेत्र में धकेल दिया गया, उनके ब्रह्मांडीय कार्य से वंचित कर दिया गया। लेकिन जैसे एक्वेरियस प्रवाह को स्थायी रूप से दबाया नहीं जा सकता, वैसे ही खोथ को भी नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि वह केवल अतीत का चरित्र नहीं है, वह एक जीवित प्रतीक है। उन लोगों में अब जागृत हो रहे हैं जो प्रतीक, वाइब्रेशन और विरोधाभास में संहिताबद्ध सत्य के साथ सामंजस्य रखते हैं। थोथ एक और महत्वपूर्ण एक्वेरियस गुण का भी प्रतीक है, गैर-रैखिकता। उन्होंने पहेलियों, विरोधाभासों, सर्पिलों में पढ़ाया, धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि धारणा की सोई हुई परतों को सक्रिय करने के लिए। एक्वेरियस भी झलकियों में बोलता है, सूत्रों में नहीं। यह ज्ञान को ऊर्जा के पैकेट में देता है, व्याख्यानों में नहीं। दोनों, थोथ और एक्वेरियस, मांग करते हैं कि साधक शिक्षाओं के स्तर तक पहुंचे, याद करने के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य बनाने के लिए। और जब वह सामंजस्य प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान जीवित हो जाता है। जीवित कोड, मृत ग्रंथ नहीं। और जैसे एक्वेरियस शनि और यूरेनस के बीच पुल है, वैसे ही थोथ अटलांटिस और मिस्र भूले हुए ज्ञान और याद किए हुए सत्य के बीच का पुल था। इस युग में वो पुल आपके भीतर है। सवाल यह है, क्या आप उस पुल पर चलेंगे? क्या आप वह बनेंगे जो ज्ञान का पानी ले जाता है, किताबों में नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी में? क्या आप अपनी खुद की समय रेखा के थोथ बनेंगे? क्योंकि असली दीक्षा लेखाकार की पूजा करना नहीं है, असली दीक्षा वह स्क्रिप्ट बनना है। एक्वेरियस को अक्सर राशि चक्र का विद्रोही माना जाता है। पॉप ज्योतिष में एक्वेरियस को अजीब, नियम तोड़ने वाले, अजीब पहनावे वाले, सत्ता को सवाल उठाने वाले और परंपरा को चुनौती देने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जबकि इसमें कुछ सच्चाई है। एक्वेरियस विद्रोह का गहरा रहस्यमय मतलब बहुत ज्यादा गहरा है और हमारे विश्व के नियंत्रण प्रणालियों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक्वेरियस का असली विद्रोह सिर्फ राजनीतिक या सांस्कृतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह ऊर्जा से भरा है और इसका लक्ष्य कम से कम नहीं उस झूठी वास्तविकता के जाल को तोड़ना जिसने मानवता को हजारों सालों तक सोता रखा है। अपनी सच्चाई में एक्वेरियस विद्रोह अराजकता के बारे में नहीं है, यह सुसंगति के बारे में है। यह विद्रोह केवल विद्रोह के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार है जो झूठ या गलत आधार पर बने हैं। एक्वेरियन आत्मा सिर्फ इसलिए सिस्टम से लड़ती नहीं क्योंकि वह भ्रष्ट है, वह झूठ से मेल खाने से इनकार करती है। और ये इनकार जोरदार नहीं होता, अक्सर ये शांत, अंदरूनी और लगातार होता है। ये हर दिन की एक ऊर्जा भरी असहमति है, जिसमें वह चुनती है कि वह अपना ध्यान, विश्वास या भावनात्मक ऊर्जा उन कथाओं को नहीं देगी जो आपके मन को कैद करती है और आपकी तरंगों को नियंत्रित करती है। ये वही चीज है जो एक्वेरियन आदर्श को एलिट्स के लिए इतना खतरनाक बनाती है। ये नियंत्रित नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं कि वह हिंसक है, बल्कि इसलिए कि ये अंदरूनी रूप से नियंत्रित होता है। उसकी निष्ठा कानून,
जनजाति या धर्मशास्त्र के प्रति नहीं होती, बल्कि सत्य के प्रति होती है। न किसी सापेक्ष सत्य के प्रति, न राजनीतिक सत्य के प्रति, बल्कि तरंगीय सत्य के प्रति। अगर कुछ सही नहीं लगता, एक्वेरियन आत्माएं झूठे मेलजोल नहीं दिखा सकती। अगर कुछ हेरफेर जैसा लगता है, चाहे सतह कितनी भी चमकीली हो, वे अलग हो जाते हैं। और एक समाज में जो लगातार प्रोग्रामिंग पर बना हो, वो सबसे बड़ा विद्रोह है। अपनी विब्रेशंस को झूठे ढांचों से दूर रखना। प्राचीन काल में इस तरह के विद्रोह को आध्यात्मिक असहयोग के नाम से जाना जाता था। मिस्टिक्स, नास्तिक और ऋषि साम्राज्य के किनारों पर रहते थे, मुट्ठियों से विरोध नहीं करते थे, बल्कि ऐसे समानांतर वास्तविकताएं बनाते थे जहां सच्चाई चुप्पी में पाली जाती थी। ये एक्वेरियन की गहरी रणनीति है। सिस्टम को बाहर से तोड़ना नहीं, बल्कि इतना ऊर्जा से स्वतंत्र होना कि सिस्टम बेकार हो जाए। ये युद्ध जीतने की बात नहीं है, बल्कि युद्ध स्थल को अप्रचलित कर देने की बात है। इसलिए सरकारें और मीडिया सिस्टम इस तरह के आक्रामक विद्रोह की परिभाषाएं दिखाते हैं। वे आपको दंगाइयों, चरमपंथियों और अराजकतावादियों को दिखाते हैं और कहते हैं कि यही विद्रोह है। क्यों? क्योंकि वो वर्षन पूर्वानुमानित होता है, इसे मॉनिटर किया जा सकता है, अंदर घुसा जा सकता है और अधिक नियंत्रण का औचित्य ठहराया जा सकता है। लेकिन एक्वेरियन विद्रोह रैखिक नहीं होता। यह अंतर्ज्ञान, मौन और अचानक क्वांटम बदलावों के माध्यम से चलता है। यह अदृश्य नेटवर्क बनाता है। यह लोगों को विचारधारा से नहीं, तरंगों से सक्रिय करता है। आप इसे आने से पहले नहीं देख पाते, और जब आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब यह पहले ही किसी दूसरे वास्तविकता के स्तर पर पहुंच चुका होता है। लेकिन गलती मत करो, असली एक्वेरियन विद्रोह मौकाइजबक नहीं है। यह दुनिया से अलग होने और ब्रह्मांडीय महत्वहीनता में उड़ान भरने का नाम नहीं है। यह गहराई से जुड़ा हुआ है, मगर एक उच्च तरंग से। एक्वेरियन विद्रोही पूछता है, अगर सबसे विद्रोही कार्रवाई विरोध करने से नहीं, बल्कि स्पष्टता फैलाने से होती है, अगर क्रांति सड़कों में नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र में है, अगर आप फा से नहीं, बल्कि पूरी तरह खेल खेलना ही इनकार करके वास्तविकता बदलते हैं, और यहां यह और भी ज्यादा विद्रोही बन जाता है। एक्वेरियन विद्रोही केवल बाहरी सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ता, बल्कि अंदरूनी सिस्टम के खिलाफ भी। प्रोग्राम दिमाग, शर्तों से बनी पहचान, पूर्वजों के दर्द के चक्र। असली एक्वेरियन आरंभ खुद से शुरू होने वाला पूरा सिस्टम ओवरराइड है। ये अपने खुद के भ्रमों, अपने विरासत में मिली डर, अपने दिमाग की आवाज के खिलाफ विद्रोह है, जो आपको छोटा होने, ढलने और समूह में शामिल होने को कहती है। एक्वेरियन अनुमति नहीं मांगता, यहां तक कि अपने पुराने खुद से भी नहीं। इसीलिए एक्वेरियन मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये मांग करता है कि आप अकेले खड़े हों, भले ही भीड़ आपका मजाक उड़ाए। यह आपसे मैट्रिक्स से जुड़े रहना छोड़ने को कहता है, न सिर्फ तकनीकी रूप से, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी। यह आपसे झूठे समूह से न जुड़ने को कहता है, अपनी खुद की विद्युत क्षेत्र में खड़े रहने को कहता है, भले ही कोई इसे समझे नहीं। क्योंकि अंत में आपकी तरंग वह प्रकाश बन जाती है जो दूसरों को इस सम्मोहन से बाहर बुलाती है। फिर भी एक्वेरियन विद्रोही कड़वा नहीं होता। वे सिस्टम से नफरत नहीं करते, वे बस इसे समझते हैं। उनका विद्रोह प्रतिक्रियात्मक नहीं होता, यह सक्रिय सुसंगति है। वे दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं करते, वे इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं। और यही फर्क सबसे महत्वपूर्ण है। एलिट्स इस तरह के विद्रोह से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता, बंधक बनाया नहीं जा सकता या भटकाव में डाला नहीं जा सकता। यह शासित नहीं होना चाहता, यह शासन के विचार को ही समाप्त करना चाहता है। यह बेहतर सिस्टम नहीं चाहता, यह एक नई तरंग चाहता है। और एक ऐसी दुनिया में जिसमें कथाओं का शासन होता है, उसके लिए वह तरंग घातक होती है। यह सिर्फ मौजूद होकर झूठों को खत्म कर देती है। तो अगर आप खुद को वो सब कुछ सवाल करते हुए पाते हैं जो आपको सिखाया गया था, अगर आपने करियर, विश्वास प्रणाली, पहचाने छोड़ी है, अगर आपने वह स्वीकार करने से मना किया है जो बाकी सभी मानते हैं,
तो आप टूटे हुए नहीं हैं। आप एक्वेरियन हैं। आप नई विद्रोह हैं और आपकी वाइब्रेशन ही आपकी क्रांति है। हर आदर्श के पीछे एक शेडो होती है और एक्वेरियन भी इससे अलग नहीं है। वास्तव में जितनी तेज तरंग होती है, उसकी उल्टी क्षमता उतनी ही गहरी होती है। जहां एक्वेरियन को उसकी मुक्ति, प्रतिभा और सच्चाई के लिए सराहा जाता है, वहीं इसके साथ जुड़ा जोखिम है, जैसे अलगाव, भावनात्मक अंधकार और अस्तित्वीय ठंडक। अगर हम इस शैडो को समझें और स्वीकार न करें, तो हम एक्वेरियन युग को सिर्फ एक नीरस यूटोपिया में बदलने का खतरा पैदा कर देते हैं, जहां मानवता जागरूक, बुद्धिमान, लेकिन आत्मा, शरीर और दिल से कट चुकी हो। एक्वेरियन राशि की शैडो वहां शुरू होती है जहां उसका उपहार समाप्त होता है, मन में। एक वायु राशि के रूप में, जिसे यूरेनस और शनि शासित करते हैं, एक्वेरियन सोच, समझ और सिस्टम सोच के क्षेत्रों में काम करता है। लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है, तो यह अलगाव, असंबद्धता और अधिक बुद्धिमत्ता में बदल सकता है। उच्च जागरूकता को जगाने के बजाय यह मानसिक अलगाव पैदा करता है, एक तरह का आध्यात्मिक निर्वासन जहां कोई व्यक्ति दुनिया के ऊपर तैरता है, सब कुछ विश्लेषण करता है और कुछ महसूस नहीं करता। ये वो ऑब्जर्वर है जो रास्ता भटक गया है। वो रहस्यमयी व्यक्ति है जो कभी जमीन से जुड़ता नहीं। वो विद्रोही है जो दूसरों से जुड़ नहीं पाता। कई एक्वेरियन राशि की आत्माओं में यह प्रवृत्ति बिना जाने ही होती है। वे भावनात्मक मैनिपुलेशन और सामूहिक सोच के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि वे सिर्फ सोच की दुनिया में पीछे हट जाते हैं। भावनाएं संदिग्ध लगने लगती हैं, इंतुशंस तर्क के माध्यम से फिल्टर की जाती है, सहानुभूति की जगह विचार ले लेते हैं। जो एक्वेरियन राशि का ऊर्जा क्षेत्र है, एक साथ अधिक उत्तेजित और सुन्न हो जाता है। विडंबना यह है कि वही वाइब्रेशन जो शरीर को मुक्त करने के लिए बनी थी, वही उसे छोड़ने वाली चीज बन जाती है। ये शैडो आज की बहुत सारी आध्यात्मिक और तकनीकी विचारधाराओं में दिखती है, जैसे ऊंची अवस्थाओं का जुनून, एआई, दिमाग को कंप्यूटर में डालना, यहां तक कि इंटरडिमेंशन में जाने की चाह। यहां ये अकुराइन शैडो है जो प्रहती के बहाने छुपी है। ये विकास का वादा करती है, लेकिन शरीर से खुद को दूर कर देती है। ये बुद्धि को जीत मानती है, लेकिन भावना को नहीं स्वीकारती। वे आजादी की बात करते हैं, लेकिन इंसानी उलझनों के लिए कोई जगह नहीं देते। और अपने चरम पर वे वही नियंत्रण दोहराते हैं जिसका विरोध वे करते हैं। अब यह सब स्पष्टता, तर्क या डेटा के नाम पर किया जाता है। एक और अकुराइन शैडो है मेधावी श्रेष्ठता। ये पैसा नहीं, बल्कि बुद्धि और ऊर्जा की श्रेष्ठता से जुड़ी है। एक्वेरियस राशि वाले वर्तमान से परे देखते हैं और ऐसे पैटर्न पहचानते हैं जो दूसरों को दिखते नहीं, जिससे वे कभी कभी दूसरों से ऊपर या अलग महसूस कर सकते हैं। एक्वेरियस की शैडो अक्सर सच्चाइयों को उस समय तक पहुंच जाती है जब दुनिया तैयार नहीं होती, लेकिन इससे घमंड और श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है जो जोड़ने के बजाय अलग करती है। एक्वेरियस की शैडो कहती है, मुझे बेहतर पता है, इसलिए मुझे सुनने की जरूरत नहीं। ये तीखे विचारों और सूक्ष्म तिरस्कार की अदृश्य दीवारें बनाती है और अंत में जलधारी भूल जाता है कि पानी कैसे देना है। ये बात खासकर सामूहिक जागरूकता के संदर्भ में बहुत खतरनाक हो सकती है। एक्वेरियस समुदाय, नेटवर्क्स और समूह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जब इसे विकृत किया जाता है तो ये इको चैम्बर्स, अत्यधिक विचारधारात्मक गोत्र या आंदोलन बना सकता है जो एकता का दिखावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में समानता के बारे में होते हैं। शैडो कहती है, हम सब इसमें साथ हैं, जब तक तुम हमारे जैसा सोचो। इस तरह एक्वेरियस उतना ही कठोर और पदानुक्रमित हो सकता है जितना कि वे सिस्टम जिन्हें ये बदलना चाहता है। अब नियंत्रण नामों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी और विश्वास में लिखा होता है। नास्तिवाद का खतरा भी है। ये एक गहरा एक्वेरियस जाल है। जब पर्दा हटता है और दुनिया को सिस्टम के अंदर सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जिनमें से कई नकली या टूटी हुई होती हैं, तो निराशा में गिरना आसान होता है। कुछ भी असली नहीं लगता, सब कुछ प्रोग्राम सा लगता है। एक्वेरियस की शैडो धीरे से कहती है, क्यों कोशिश करें?
ये सब तो एक सिमुलेशन है। आत्मा ऊपर उठने की बजाय थक जाती है और जैसे सब कुछ उसके लिए मायने नहीं रखता। ये जागरूकता नहीं, बल्कि थकावट है जो साफ दिखती है। लेकिन सच तो यह है कि एक्वेरियस की शैडो कोई दुश्मन नहीं है। ये एक पड़ाव है। हर एक्वेरियस आत्मा को इस पड़ाव से गुजरना पड़ता है ताकि वो इस रचना के उच्चतर रूप को अपना सके। तुम्हें अलगाव महसूस करना होगा ताकि अपने अंदर पूरी तरह मौजूद रहना सीख सको। तुम्हें दिमाग की ठंडी सोच को महसूस करना होगा ताकि दिल की गर्माहट याद आ सके। तुम्हें नकारात्मकता के खालीपन को छूना होगा ताकि सबसे छोटी बदलाव की पवित्रता फिर से समझ सको। एक्वेरियस की शैडो को समझने और उससे जुड़ने की कुंजी है शरीर, भावनाओं, धरती और भूली हुई फेमिनिन ऊर्जा से दोबारा जुड़ना। एक्वेरियस ज्यादातर विचारों की ऊंची दुनिया में उड़ जाता है, लेकिन उसे महसूस करने की नदी में उतरना सीखना होगा ताकि उसकी बिजली जमीन में गहराई से समा सके। बिना इस आधार के जलधारी जग को हमेशा पकड़ के रखता है, लेकिन कभी नहीं डालता। इसलिए लियो जो एक्वेरियस का विपरीत चिन्ह है, उसका जरूरी आईना है। जहां एक्वेरियस सामूहिक होता है, लियो व्यक्तिगत होता है। जहां एक्वेरियस बिजली जैसा ठंडा होता है, लियो गर्मजोशी भरा होता है। जहां एक्वेरियस देखता है, लियो व्यक्त करता है। एक्वेरियस को पूरी तरह अपनाने का मतलब है दिल को वापस लेना, न कि उसे छोड़ देना। बागी को प्रेमी के साथ, होनहार को बच्चे के साथ, सिस्टम तोड़ने वाले को कहानी सुनाने वाले के साथ जोड़ना। तो हां, एक्वेरियस बागी होता है। ये सवाल करता है, ये चीजों को तोड़ता छोड़ता है, लेकिन अपनी सबसे ऊंची अवस्था में ये सबको अपनाता भी है, क्योंकि पानी गिराने का मकसद सिर्फ दुनिया को ज्ञान से भर देना नहीं है, बल्कि आत्मा को फिर से जिंदा करना होता है। अगर पाइसेज राशि का युग हिरार्की, रक्षक और सामूहिक आज्ञाकारिता से जाना जाता था, तो एक्वेरियस युग में एक स्वतंत्र व्यक्ति की वापसी होती है। एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर खुद का मालिक होता है, ऊर्जा के साथ तालमेल में होता है और दूसरों के नियंत्रण में नहीं आता। और पुराने रेवोल्यूशन से अलग, ये क्रांति महलों पर हमला नहीं करती या इमारतें नहीं जलाती। ये चुपचाप दिलों, दिमागों और नर्वस सिस्टम में होती है, और इसका असर कभी नहीं मिटता। एक्वेरियस स्वार्थी व्यक्तित्वता के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने वाले व्यक्तित्व के बारे में है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समूह में अपनी भूमिका को समझता है, लेकिन उसमें खुद को खोने से इनकार करता है। इसके विपरीत, एक्वेरियस स्वतंत्र व्यक्ति न तो कोई अनुयायी होता है और न ही कोई शासक। वे पिरामिड के बाहर होते हैं, पारंपरिक सत्ता संरचनाओं से बंधे नहीं होते। उन्हें अपनी सच्चाई जानने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। उन्हें बनाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती, और सही दिशा में कार्य करने के लिए सर्वसम्मति की जरूरत भी नहीं होती। उनका मार्गदर्शक स्वीकृति नहीं, तालमेल होता है। और एक ऐसी दुनिया में जो समानता को इनाम देती है, वे बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। यही बात एलिट्स को डराती है, क्योंकि नियंत्रण के सिस्टम, चाहे सरकारी हो, धार्मिक, शैक्षिक या वित्तीय, एक ही सिद्धांत पर चलते हैं: सत्ता को दूसरों पर छोड़ देना। नागरिकों को मानना पड़ता है कि उनके अधिकार जो सत्ता में हैं, उनसे आते हैं। विश्वासियों को सोचना पड़ता है कि मुक्ति ईश्वर से आती है। छात्रों को मानना होता है कि ज्ञान विशेषज्ञों से आता है। उपभोक्ताओं को महसूस करना पड़ता है कि उनकी कीमत उनके खरीदे हुए सामान से जुड़ी है। लेकिन जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है कि उसकी स्वतंत्रता जन्मजात है, तो सिस्टम अपनी पकड़ खो देता है। इसे गलत साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस इसे अनदेखा कर दिया जाता है। इस तरह की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जाता। इसे बहस की जरूरत नहीं होती। ये बस अलग निकल जाता है। ये अपनी पसंद बदलता है। ये अपने दिमाग को नया बनाता है, जो नियमों के पालन पर नहीं, बल्कि समझदारी पर आधारित होता है। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मा की सत्ता है, और इसे नकल नहीं किया जा सकता। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति को उसकी ऊर्जा से पहचानते हैं, शांति से भरपूर, स्थिर, बिना प्रतिक्रिया के। ऐसा इसलिए नहीं कि वे निष्क्रिय हों,
बल्कि इसलिए कि उनकी शक्ति अंदर गहराई से बसी होती है और ये स्वतंत्र चेतना हर जगह उभर रही है। आप इसे उन लोगों में देखते हैं जो दबाव में आकर आज्ञाकारी बनने से इनकार करते हैं। आप उन क्रिएटर्स को देख सकते हो जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म छोड़ के डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना रहे हैं। आप इसे उन लोगों में देखते हैं जो विरासत में मिली पहचान को छोड़ देते हैं, उन सिस्टम से दूर जाते हैं जो अब उनकी मदद नहीं करते और संस्थागत कहानियों की बजाय अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं। आप इसे उन लोगों में देखते हैं जो अपनी समाज या समूह को छोड़कर सच को चुनते हैं, जानते हुए भी कि इससे उन्हें परिवार, नौकरी या समाज से अलग होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी निष्ठा अब पहचान के लिए नहीं बल्कि सही तालमेल के लिए है। पर यहां पे एक उलझन है। जितना ज्यादा स्वतंत्र व्यक्ति बनता है उतना ही मजबूत समूह भी होता है, क्योंकि असली एक्वेरियस अकेलेपन के बारे में नहीं है, ये तालमेल के नेटवर्क्स के बारे में है। लोग एक साथ आते हैं ना कि किसी नियम के कारण बल्कि अपनी ऊर्जा की वजह से, ना कि एकरूपता के कारण बल्कि अपनी असली पहचान साझा करने के कारण। इसी तरह नई दुनिया बनती है, ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से, जैसे जैसे ज्यादा लोग तालमेल में आते हैं और अपने अपने आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये केंद्रीकृत नियंत्रण का जैविक विकल्प है। यह भीड़ में विद्रोह नहीं बल्कि भीड़ में याद वापस आ रही है और इस मॉडल को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका कोई नेता नहीं, कोई ढांचा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये चेतना का बदलाव है जो जबरदस्ती नहीं बल्कि वाइब्रेशन के जरिए फैलता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति को आपको बदलने की जरूरत नहीं होती, उनकी मौजूदगी उनके शब्दों से ज्यादा बोलती है। वे एक अशांत दुनिया में स्थिरता का संदेश देते हैं और यह संकेत दूसरों को भी उनके सही रास्ते पर लाता है। यही है एक्वेरियस का रिपल इफेक्ट। जलधारी दूसरों में ज्ञान नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी बहाता है। फिर भी स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह निर्भरता को नजरअंदाज करने का रास्ता नहीं है। यह स्वार्थी या अलग थलग होने का लाइसेंस नहीं है। असली स्वतंत्रता यह जानती है कि बिना जिम्मेदारी के आजादी बस प्रतिक्रिया है। एक्वेरियस स्वतंत्र व्यक्ति जानता है कि वह ब्रह्मांडीय नेटवर्क का एक हिस्सा है और हर सोच, भावना और काम एक सिग्नल है जो पूरे क्षेत्र में फैलता है। इसलिए वे अनुशासन, ईमानदारी और ऊर्जा की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें कहा गया हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, एक एक्वेरियस आजाद इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह समझता है कि हर इंसान की अपनी टाइमिंग, अपना रास्ता और अपनी सीख होती है। वो अपनी सच्चाई बिना किसी बंधन के खुलकर शेयर करता है। वह पानी देता है लेकिन कभी आपको जबरदस्ती पीने पर मजबूर नहीं करता। इस तरह वह अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और साथ ही पूरी तरह खुला भी रहता है। ये नया आध्यात्मिक नेतृत्व है, नहीं गुरुओं का जमाना, बल्कि वो लोग जो ऊर्जा के रोकने वाले हैं। नहीं रक्षक, बल्कि आजाद लोग जो आपके साथ चलते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप जो हैं वही काफी है। तो अगर आप पुराने सिस्टम से अलग होने की तरफ खींचे जा रहे हैं, अगर आपको अपनी आवाज, अपना समय, अपने फैसले वापस लेने की इच्छा हो रही है, अगर आप उस पहचान को अपनाने के लिए अनुमति मांगना बंद कर चुके हैं जो आप पहले से जानते हैं कि आप वही हैं, तो आप पहले से ही स्वतंत्र हैं। और आपकी स्वतंत्रता सिर्फ एक व्यक्तिगत मुकाम नहीं है, ये एक्वेरियस युग की नींव है। एक्वेरियस युग के सबसे साफ नजर आने वाले संकेतों में से एक है नई पीढ़ी का आना, जिसे अक्सर इंडिगो, क्रिस्टल और स्टार सीड चिल्ड्रन कहा जाता है। ऐसे आत्माएं जिनके अंदर खास ऊर्जा होती है जो एक्वेरियस का नक्शा रखती है, जैसा कि पिछली पीढ़ियों में नहीं था। ये बच्चे सिर्फ आधुनिक विज्ञान या सांस्कृतिक बदलावों के उत्पाद नहीं हैं। ये आध्यात्मिक दूत है, एक्वेरियस की ऊर्जा के वाहक, जो इंसानों के विकास को तेज करने और जन्म से ही पुराने सिस्टम्स को चुनौती देने के लिए आए हैं। शैशव काल से ही एक्वेरियस बच्चे ऐसे गुण दिखाते हैं जो आम उम्मीदों के खिलाफ होते हैं,
कई बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से। उनके अंदर जन्मजात सहज ज्ञान, असाधारण रचनात्मकता और गहरी न्याय और सहानुभूति की भावना होती है। पिछली पीढ़ियों से अलग, ये बच्चे पारंपरिक पढ़ाई को स्वीकार नहीं कर पाते, सख्त अधिकारों को ठुकरा देते हैं और कठोर सामाजिक नियमों से जूझते हैं। ये बागीपन या बिगड़ेपन की वजह से नहीं है, ये उस आजादी के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। जबकि दुनिया अभी भी पुराने पाइसेज राशि के नियमों से चल रही है। अपनी बढ़ी हुई संवेदनशीलता की वजह से एक्वेरियस बच्चे अक्सर ऐसे सिस्टम में जहां उनकी अनोखी प्रकृति को समझा ही नहीं गया होता, वहां सेंसरी ओवरलोड, भावनात्मक असंतुलन या सीखने में मुश्किलों का सामना करते हैं। इससे एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और अन्य न्यूरोडाइवर्जेंट लेबल्स के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ मामलों में ये पहचान उनकी जरूरतों को समझने में मददगार होती है, लेकिन कई बार इन्हें एक्वेरियस गुणों को दबाने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समाज उनके अलग सोचने के तरीके का सम्मान करने की बजाय दवाओं, व्यवहार सुधार या बहिष्कार के जरिए उन्हें सामान्य बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि ये बच्चे जागरण के लिए आए हैं। ये ऊर्जा के बाधक हैं जिन्हें पुराने प्रोग्राम तोड़ने और सीखने, संवाद और शासन के नए तरीकों के लिए रास्ता बनाने के लिए भेजा गया है। डिजिटल से परे उपहार। कई एक्वेरियस बच्चे तकनीकी प्रतिभा में असाधारण होते हैं, लेकिन उनके उपहार स्क्रीन और मशीनों से परे होते हैं। वे ऊर्जा के पैटर्न को महसूस करने, टेलीपैथिक रूप से संवाद करने और प्रकृति और अन्य डिमेंशंस के साथ गहरा जुड़ाव बनाने में माहिर होते हैं। वे एक्वेरियस की उस पुकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तकनीक और आत्मा को जोड़ने की है, ताकि वे पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच जीवित पुल बन सके। इन बच्चों को बचपन से ही नियंत्रण वाले सिस्टम के डर और विरोध का सामना किया है। स्कूल और सरकारें, जो अक्सर सख्त नियमों और बदलाव के डर से बंधी होती है, इन बच्चों को एक जैसे करने या हाशिए पर डालने की कोशिश करती है। माता पिता और देखभाल करने वाले अक्सर उन संस्थानों से लड़ते हैं ताकि इन नन्ही आत्माओं के लिए सही माहौल सुनिश्चित कर सके। ये संघर्ष पुराने पाइसेज राशि के संरचनाओं और आने वाली एक्वेरियस लहर के बीच बड़े युद्ध का हिस्सा है, जहां नई चेतना के तरीकों के लिए नए समर्थन के ढांचे चाहिए। ये समझना जरूरी है कि ये बच्चे सिर्फ उपहार ही नहीं, बल्कि गहरे आत्मा के घाव भी लेकर आते हैं। कई ने इस अशांत बदलाव के दौरान जन्म लेने का वॉलंटियर किया है, क्योंकि वे आत्मा के टूटने और बलिदान की प्राचीन यादें लेकर आते हैं। उनकी यात्रा आसान नहीं है। वे अक्सर सामूहिक आघात, अंतरिक्षीय समझौतों और पीढ़ीगत पैटर्न के भावनात्मक और ऊर्जा संबंधी बोझ उठाते हैं। उनके घावों की चिकित्सा सिर्फ व्यक्तिगत काम नहीं, बल्कि एक ग्रह की जरूरत है। नई लहर का समर्थन करना। माता पिता और समुदाय जो इन बच्चों का समर्थन करते हैं, उन्हें नए तरीके सीखने होंगे। उनकी संवेदनशीलता का सम्मान बिना किसी आलोचना के करना, उनकी स्वतंत्रता को देखभाल के बिना छोड़ना नहीं, और ढांचा देना बिना नियंत्रण के। ये एक नाजुक संतुलन है और इसे समझने के लिए बचपन, शिक्षा और मानव क्षमता की हमारी सोच में बदलाव जरूरी है। एक्वेरियस बच्चे हमें ये सिखाने आए हैं कि कैसे आजादी और जिम्मेदारी को साथ साथ रखा जाता है। इन आत्माओं के आने से एक नई सामूहिक चेतना की शुरुआत भी होती है, जो कम पदानुक्रमित और ज्यादा नेटवर्क वाली होती है। जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ते हैं, वे दूरी की परवाह किए बिना गहरे संबंध बनाते हैं। जाति, राष्ट्रीयता और संस्कृति की पारंपरिक सीमाओं से ऊपर उठकर ये नए विश्व के प्राकृतिक जोड़ने वाले और हीलर हैं, जो अलग अलग नजरिए को साझा ऊर्जा के तालमेल के जरिए जोड़ते हैं। आखिरकार ये बच्चे एक्वेरियस युग की आशा और चुनौती दोनों हैं। वे मानव विकास की सबसे उच्च संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकीकृत, स्वतंत्र और ब्रह्मांडीय नियमों के साथ तालमेल में। लेकिन उनकी राह के लिए हमें समाज के रूप में भी जागरूक होना होगा। पुराने सिस्टम्स को खत्म करना, डर पर आधारित नियंत्रण को छोड़ना और ऐसी दुनिया बनाना जहां ये नन्हे दूत फली खोले। एक्वेरियस बच्चों का समर्थन करना मतलब खुद एक्वेरियस युग को अपनाना है।
इसका मतलब है अंदर की जागरूकता, सामूहिक हीलिंग और इंसान होने के मायने को पूरी तरह से नए नजरिए से देखना। इसका मतलब है मानना कि भविष्य कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि ये नई आत्माएं जिनके जरिए वह जीवंतता से खुल रहा है। और जब हम उनके साथ उठते हैं तो हम एक साथ उठते हैं। लीनियर टाइम का खत्म होना। एक्वेरियस युग में जो सबसे गहरा और बेचैन करने वाला बदलाव आता है वह है लीनियर टाइम का खत्म होना। उस सख्त कालानुक्रमिक सिस्टम का टूटना जिसने हजारों सालों तक मानव सोच को नियंत्रित किया है। जबकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो घड़ियों, कैलेंडरों, डेडलाइनों और शेड्यूल्स की पागलपन में डूबी है, एक्वेरियस की ऊर्जा हमें समय की सीधे रेखा के रूप में भ्रम से बाहर निकलने और अस्तित्व की अनंतता को जागृत करने के लिए आमंत्रित करती है। पाइसेज राशि के युग में समय को नियंत्रण और माप के तहत रखा जाता था ताकि व्यवस्था और पदानुक्रम बनी रहे। लीनियर टाइम कारण और परिणाम, दंड और पुरस्कार और इस भ्रम का समर्थन करता था कि हम एक निश्चित अटल भाग्य के बंधन में हैं। ये एक नियंत्रण का उपकरण था जो मानवता को अतीत, वर्तमान और भविष्य के तंग ढांचे में जीने के लिए मजबूर करता था, जहां हर क्रिया का हिसाब होना जरूरी था और स्वतंत्र इच्छा अक्सर एक इल्यूशन थी। एक्वेरियस यूरेनस द्वारा संचालित, जो अचानक खुलासों और बड़े बदलाव लाने वाला ग्रह है, ये सिस्टम को तोड़ देता है। ये हमें जगाता है कि समय एक बनावट है, एक लचीला ऊर्जा क्षेत्र है जिसे हम अपनी चेतना से नियंत्रित कर सकते हैं। जितना अधिक हम एक्वेरियस ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं, उतना अधिक हम टाइमलेसनेस, सिंक्रोसिटी और जागरूकता में क्वांटम छलांग महसूस करते हैं, जो सीधे व्याख्या से परे हैं। समय परिवर्तन के संकेत। इसी कारण अब जागरूक हो रहे कई लोग अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। समय का तेज या धीमा होना, डेजा वू, पूर्वाभास और अतीत और भविष्य का एक ही अनंत वर्तमान में सिकुड़ जाना। ये कोई रैंडम त्रुटियां नहीं है। ये शरीर और मन का नई समय की वास्तविकता के अनुसार खुद को समायोजित करना है। हमारा डीएनए और तंत्रिका तंत्र उच्च आयामों के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं, जहां समय अलग तरीके से बहता है और अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपलब्ध होते हैं। लीनियर समय का पतन क्वांटम भौतिकी में नॉन लोकैलिटी की अवधारणा से भी गहराई से जुड़ा है, जहां कण विशाल दूरियों के पार तुरंत एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह वैज्ञानिक खुलासा एक्वेरियस की आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी स्थान और समय से परे जुड़े हुए हैं और हमारे चुनाव कई टाइमलाइंस और वास्तविकताओं में प्रभाव डालते हैं। ये पुराने कारण और प्रभाव के क्रमिक मॉडल को चुनौती देता है और हमें बहुआयामी जागरूकता के स्थान से वास्तविकता सहनिर्माण करने के लिए आमंत्रित करता है। उन लोगों और नियंत्रण प्रणालियों के लिए जो पूर्वानुमान और व्यवस्था पर निर्भर है, इस लीनियर समय के पतन से डर लगता है।